नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपको शिवानी जी के लघु उपन्यास पाथेय का दूसरा भाग सुना रही हूँ। पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि कैसे तिला के मामा ने ही उसका सर्वनाश करा दिया था, एक टीबी के रोगी से उसकी शादी करा के, जबकि उन दिनों में टीबी एक लाइलाज रोग था। तो अब प्रस्तुत है उसके आगे का भाग। तो शुरू करते हैं। किंतु धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि बाबा का साहस भी चुक रहा है। घर गिर भी पड़ा था। माँ के गहने मेरे विवाह में ही बिक चुके थे। चांदी के बर्तन, हाथी की अंबारी, दुर्लभ बंदूकें सब ही तो बिक गई थी। आमदनी छल्ले भर की भी नहीं थी। उस पर हर पल सर्वशक्तिमान शत्रु पक्ष का भय। पत्ता भी खड़कता तो बाबा चौकन्ने हो जाते। कहीं ससुराल का कोई पेशेदार तो मुझे लेवाने नहीं आ गया। मेरे ससुर कभी भी कानूनी मदद से मुझे अपने साथ खींच कर ले जा सकते थे। इसी से शायद उन्होंने रहे सहे आयुध भी डाल दिए थे। खुद को सोचता हूँ तुझे तेरी बुआ के पास भेज दूँ। वो पहले भी कई बार तुझे मांग चुकी है। एक वही तुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना सकती है, और माधव बाबू की भी वहाँ दाल नहीं गल सकती है। बड़ी दबंग है वो। तुझे वहाँ भेज, मैं और तेरी माँ पौंडीचेरी चले जाएंगे। वैसे भी अगले वर्ष की अंतिम अवधि तक मैं ये बंधक पड़ी हवेली नहीं छोड़ा पाऊँगा। मैं रोने लगती। रो मत खुक्कू, मेरे सिर पर हाथ फेर कर बाबा कहने लगे थे। तेरे ससुर की नीचता का कोई अंत नहीं है। वो कभी भी नंगेपन पर उतर सकता है। तुम वहाँ से जब भी चाहे मिलने आ सकती हो। किंतु मैं फिर वहाँ कहाँ जा पाई थी। वहाँ जाने के तीसरे ही महीने बाबा के दिमाग की नसें फट गई थी। वे नसें पहले क्यों नहीं फट गई, यही आश्चर्य था। उनके जाने के 6 महीने बीतते बीतते माँ भी चली गई। मेरे स्वर्णपुर की स्वर्ण नगरी की 2 ही झटकों में ऐसी भस्मीभूत हुई कि मैं राख भी नहीं छू पाई। अपनी निसंतान बुआ से मुझे जो दुर्लभ दान मिला, उसी ने मुझे आज वो बना दिया है जो तू देख रही है। मैंने एमए किया, लंदन यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट ली, वही ओरिएंटल स्टडीज़ स्कूल में लेक्चरर रही, और फिर बीमार अकेली बुआ की देखरेख करने भारत लौट आई। आज यूनिवर्सिटी के इस उच्चतम पद पर हूँ। बुआ की बहुत इच्छा थी कि मैं फिर से विवाह कर लूँ। तेरा रूप और ये कच्ची उम्र कैसे काटेगी तू? तो क्या अमर बूटी खाकर आई हूँ मैं? मेरे बाद तेरा क्या होगा? नहीं, मैंने दृढ़ता से कहा था। एक बार ही भर पाई, मैं अब कभी विवाह नहीं कर सकती। पर तेरे पति ने तो तेरा स्पर्श भी नहीं किया। बुआ मुझसे सब कुछ सुन चुकी थी। नहीं बुआ, मैं कभी विवाह नहीं करूँगी। कैसे कर सकती थी मैं? 3 महीनों की स्मृतियों की जो अमूल्य स्वर्ण मोहरों की कागज छाती से लगाए घूम रही थी, कैसे भूल सकती थी मैं उस शून्य में फैली बाहों का व्यर्थ आह्वान। तिला तिला, एक बार तुझे छाती से लगा लूँ। मेरी यही कहानी का पूर्वार्ध है। क्यों, उत्तरार्ध सुनने का धैर्य है? धैर्य भले ही हो, तुझे विश्वास कभी नहीं होगा, पर मैं ये सच कहती हूँ कि जो कुछ तुझे सुनाने जा रही हूँ उसमें केवल सच है। कल्पना या अतिशयोक्ति का स्पर्श भी नहीं है। बुआ की मृत्यु के बाद मैं उन्हीं की कोठी में उनकी पुरानी गूंगी बहरी नौकरानी आनंदीबाई के साथ अकेली रह रही थी। अपनी पूरी संपत्ति बुआ मेरे नाम कर गई थी। नौकरी नहीं भी करती तो हाथ पर हाथ धरे जीवन भर किसी महारानी की भांति मैं रह सकती थी। पर दौलत के सहारे ही तो जिंदगी नहीं कटती। कभी कभी हंसी भी आती थी कि जब पूर्ण यौवना थी तब किसी ने मेरा हाथ नहीं मांगा। अब विरासत हाथ लगने का समाचार लोगों ने सुना तो एक से एक रंगीन नौशों ने मुझे घेर लिया। कोई 32 वर्ष का बिजनेस एग्जीक्यूटिव था, कोई 40 वर्ष का सुदर्शन विधुर, कोई विदेश प्रवासी उद्योगपति और कोई विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार। पर मैंने भी दुनिया देखी थी। मैं अपने निश्चय पर अडिग अटल जमी रही। एक दिन बड़ी रात को घंटी बजी। द्वार हमेशा मैं ही खोलती थी, क्योंकि मेरी बहरी गूंगी नौकरानी ना सुन सकती थी ना ही बोल सकती थी। द्वार पर एक दुबले पतले सन से सफ़ेद बालों पर काली टोपी लगाए एक सौम्याकृति वृद्ध खड़े थे। हे भगवान, मैंने मन ही मन सोचा, क्या ये चिता में चढ़ने को तत्पर वृद्ध भी अब मेरा हाथ मांगेंगे? क्षमा कीजिएगा, पर क्या आप ही डॉक्टर तिलोत्तमा ठाकुर हैं? जी हाँ, कहिए। आपसे एक ज़रूरी काम है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? और कोई होता तो मैं भगा देती। ये कोई वक्त है आने का? उस पर मैं कुछ ही घंटे पहले हैदराबाद की एक सेमिनार से लौटी थी। बेहद थक गई थी, किंतु उस शांत सौम्य चेहरे की विनम्रता में कुछ ऐसी बात थी कि मैंने द्वार पूरा खोलकर कहा, आइए। आनंदीबाई कौतूहली दृष्टि से आगंतुक को देख रही थी, क्योंकि एक तो मुझसे कोई पुरुष कभी मिलने आता ही नहीं था, उस पर इतनी रात को। मैंने देखा वृद्ध के हाथ में एक स्काई बैग था, जिसे वो बैठने पर भी छाती से सटाया था, जैसे उसमें कोई दामी वस्तु धरी हो, और नीचे रखने से भी वो शंकित हो रहा था। देखिए, इतनी दूर से एक अनुरोध करने आया हूँ, आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं ये 2 एयर टिकट भी लेकर आया हूँ। कल सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है।
बैग खोल उसने 2 एयर टिकट मेज पर धर दिए। मैं आश्चर्य से उसे देख रही थी। पागल था क्या, या किसी यूनिवर्सिटी के अचानक आयोजित किसी जलसे के मुख्य अतिथि बनने का पैगाम लेकर आया था? कहिए। देखिए, मेरे पास समय बहुत कम है। वो घबरा कर ऐसी अप्रत्याशित हरकत कर बैठा कि मैं विचलित होकर खड़ी हो गई। आप ये क्या कर रहे हैं? मेरा स्वर शायद झुंझलाहट में कुछ और ही दिखा हो गया था। वह वृद्ध बुरी तरह से सकता मेरे पैर पकड़ धम से ज़मीन पर बैठ गया था। मेरा बेटा मृत्युशैया पर है। एक ही बेटा है मेरा। आप एक बार चलकर उसे देख लीजिए बस। पर देखिए, आप शायद गलत घर में आ गए हैं। मैं चिकित्सक नहीं हूँ, पीएचडी की डॉक्टर हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। आप शायद डॉक्टर तिलोत्तमा गोखले का घर ढूंढ रहे हैं। वो उस चौथी गली में रहती हैं। नहीं, मैं आपको ही लेने आया हूँ। आप ही की रट लगाए है वो। उसे शांति से जाने दीजिए डॉक्टर। तब क्या अभागा मेरा कोई पुराना छात्र था? क्या नाम है आपके पुत्र का? प्रतुल। प्रतुल मुंडूकर। कोकड़ी हैं हम। प्रतुल? मेरा हृदपिंड सहसा पेंडुलम सा डोलने लगा। प्रतुल प्रतुल, इसी नाम के प्रति अभी भी मेरी आसक्ति गई नहीं थी। पहले आप मेरी बात पूरी सुन लीजिए। कैसा मूर्ख हूँ मैं, बिना भूमिका के आप समझेंगी कैसे? मैं अवकाश प्राप्त चीफ इंजीनियर हूँ। शिवशंकर नाम है मेरा। बेंगलुरु में मेरा एक बहुत बड़ा फार्म है। उसी में मैं अपने बेटे के साथ रहता हूँ। मेरी पत्नी की मृत्यु इसके जन्मते ही हो गई थी। इसी बेटे को छाती से लगाकर पाला है मैंने, माँ और बाप बनकर। इसी भय से दूसरा विवाह नहीं किया। सौतेली माँ इसे कष्ट देगी। मैं तब 26 साल का था। बेहद मेधावी था ये बालक। मैंने विनायक नाम रखा था। 5 वर्ष का हुआ तो बोला, अप्पा आप मुझे विनायक क्यों कहते हैं? मेरा नाम तो प्रतुल है। रंगपुर में मेरे पिता की बहुत बड़ी कोठी है, आपसे भी बड़ी। ले चलोगे ना मुझे रंगपुर? मैंने पहले तो अपने इस वाचाल बेटे की बात को गंभीरता से ही नहीं लिया। एक नंबर का गप्पी ही तो था। दिन रात नई नई कहानी गढ़कर मुझे सुनाता रहता था। पर फिर वो दिन रात एक ही रट लगाने लगा। मुझे ले चलो ना अप्पा, वहाँ मेरी तिला है, तिलोत्तमा। कौन तिला? मैंने धड़कते हृदय से पूछा। क्यों, तिला को भूल गए? मेरी पत्नी, तुम्हारी बहू। दूध सा उजला रंग है उसका, और अजगर से भी मोटी चोटी। ठीक ऐसी ही लगती है। कह उसने दीवार पर लगे मेनका विश्वामित्र की, रवि वर्मा की बनाई तस्वीर की ओर उंगली उठा ली। तब मेरा माथा ठनका। मैसूर में मेरे गुरु थे जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी। मैं अपने पुत्र को लेकर उन्हीं के पास भागा। महाराज, कैसी कैसी बातें करता है ये। मेरा तो एक यही है। कहीं ये भी रंगपुर भाग गया तो मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। गुरुदेव। स्वामी जी का चेहरा बहुत शांत चेहरा, उद्वेग रहित रहा होगा। आप कुछ करिए महाराज, इसे अतीत की स्मृतियों से स्मृति भ्रष्ट कर दीजिए, जैसे इसे कुछ याद ही न रहे। चिंता मत करो शिवशंकर, जैसे जैसे बड़ा होगा इसकी पूर्वजन्म की स्मृतियाँ स्वयं विलुप्त हो जाएंगी। न जाने उन्हीं की कृपा थी या बढ़ती वयस का प्रभाव। धीरे धीरे प्रतुल ने फिर विनायक नाम स्वीकार कर लिया और कभी भूल कर भी रंगपुर का नाम नहीं लिया। मैं उसे एक पल को भी अपने से विलग नहीं होने देता। दौरे पर भी जाता तो वो मेरे साथ रहता, पर कब तक? वो बड़ा हुआ, पहले स्कूल गया, फिर कॉलेज। वो मेधावी तो था ही, कंठ भी था उतना ही मधुर। वाद विवाद में उसे कभी कोई पराजित नहीं कर पाया। उस पर गणित में तो उसका लोहा उसके अध्यापक भी मान गए थे। सरस्वती जैसे स्वयं प्रसन्न हो, सदैव उसके जीवाग्र पर बैठी रहती। उसके अध्यापक कहते, दूसरे रामानुजम ने तुम्हारे घर में जन्म लिया है मुंडूकर, बड़ी चेष्टा से इसका लालन पालन करना। मैं मन ही मन डरता भी रहता। सुना तो यही था कि अत्यंत मेधावी बालक अल्पायु ही होता है। फिर वो आईआईटी इंजीनियर बनते ही बिना कुछ प्रयास किए ही ऊंची फर्म की नौकरी पा गया। मुझे लगा अब मैं पिता का कर्तव्य पूरा कर चुका हूँ। अब एक ही कर्तव्य बाकी है, उसका विवाह कर वंशधर का मुँह देख लूँ। मैं उसके लिए सुकन्या संधान में जुटा हूँ। ये खबर उसे मेरे मित्र राघवन ने दी तो वो उसी रात आकर मेरे बगल में लेट गया। अभी भी वो अपने बचपन के अभ्यास से मुक्त नहीं हो पाया था। रात को एक बार अवश्य मेरे पास आकर लेट अपनी बाहें मेरे गले में डाल देता था। अप्पा, आप सुना मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं? हाँ बेटा, 24 वर्ष के हो गए हो, अच्छी नौकरी पा गए हो। अब मैंने तुम्हारी देखभाल बहुत कर ली। इस उम्र के बाद पुत्र की देखभाल पिता को शोभा नहीं देती। पर मेरा विवाह तो हो चुका है अप्पा। क्या? मेरी छाती में जैसे किसी ने कसकर मुक्का मार दिया। कहीं किसी विजातीय लड़की से प्रेम विवाह तो नहीं कर लिया? उसके 2 मित्र तो ऐसा ही कर चुके थे। मुझे क्यों नहीं बताया बेटा? मैं क्या तुझे मना करता? कौन है वो? हिंदू है ना? हिंदू नहीं हुई तो क्या उसे निकाल दोगे अप्पा? वो शैतानी से हंसा। मैं और भयभीत हो गया। निश्चय ही कोई विजातीय लड़की होगी। चुप क्यों हो गए अप्पा? फिर वो उसी खिलवाड़ में उचक कर बैठ गया और मेरे हाथ थाम हंसने लगा। बेहद डर गए ना अप्पा? हाँ, हिंदू ही है, ब्राह्मण।
मेरी संस्कारशील छाती से जैसे पत्थर की शिला हट गई। फिर चुपचाप क्यों शादी कराया? मैं धूमधाम से तेरी शादी करता, अपने दिल के सारे अरमान निकालता। विनायक, विनायक नहीं प्रतुल कहो अप्पा। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इतने वर्षों बाद क्या मेरा विनायक फिर मुझे छोड़ने की धमकी दे रहा था? आज तो गुरुदेव भी नहीं रहे जो उनके पास भागूं। तिलोत्तमा है मेरी पत्नी। पागल मत बनो विनायक, तुम पढ़े लिखे वैज्ञानिक हो, फिर भी ऐसी मूर्ख बातें कर रहे हो। ऐसा कभी होता है? होता है अप्पा, मेरे साथ हुआ है, इसी से कह रहा हूँ। आप मेरे विवाह की चिंता छोड़ दें। वो फिर भोले शिशु की सी ही निर्दोष निद्रा में डूब गया। मैं ही अभागा रात भर बेचैनी से छटपटाता रहा। पर दूसरे दिन एक बार फिर अपनी स्वाभाविकता पर लौट आया। दूसरे ही दिन उसे नौकरी पर जाना था। मुझे लेकर दूर तक ड्राइव करके ले गया। बाजार से ढेर सारा मक्खन, ब्रेड, चीज़, अंडे लेकर फ्रिज को भी भर गया। मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद तुम अपनी परवाह नहीं करते हो अप्पा। थोड़े दिन की बात है, फ्लैट मिलते ही तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, अकेले नहीं रहने दूंगा। जाने से पहले वो पिता को जीवित अवस्था में ही एक एक पिंड देकर पितृ ऋण से मुक्त होना चाहता था शायद। 6 महीने बीत गए, उसके नियमित पत्र आते। वो अपनी नई नौकरी में बहुत प्रसन्न है, फ्लैट मिलने ही वाला है। वो देख ही नहीं आया, माँ कर पर्दे भी बनवा लिए हैं, अब जल्दी ही आकर मुझे ले जाएगा, यही लिखा था उसने अपने अंतिम पत्र में। पर वो मुझे लेने नहीं आया, मैं ही उसे लेने गया था। पहले कई दिनों तक हंसमुख पत्रों की मरीचिका में वो मुझे छलता रहा। फिर अचानक उसे एक सहकर्मी मित्र का फ़ोन आया। वो 2 महीनों से बीमार है और मुझे खबर देने को उसी ने मना किया था। मेरे पिता का दिल बहुत कमज़ोर है, घबरा जाएंगे, फिर टाइफाइड ही तो है। किंतु जिसे सन्निपात जो समझा गया था वो था घातक कर्कट का पंजा। पहले डॉक्टर भी नहीं समझ पाए, जब निदान हुआ तो शत्रु झंडा गाड़ चुका था। आप फौरन चले आइए, ल्यूकीमिया है, जल्दी ही कीमोथेरेपी होगी, आपका उस समय होना बहुत ज़रूरी है। मैं हवा के वेग से भागकर पहुंच गया। उसे देखा तो अपने ही बेटे को नहीं पहचान पाया। कुछ ही महीने तो वो हंसता हंसता गया था, और आज चेहरा रक्तहीन, आंखों के नीचे कालिमा, शरीर केवल अस्थिपिंजर, किंतु चेहरे पर लगी वही चिर आनंदी हंसी। हेलो अप्पा। किसी अदृश्य पाश ने मेरा गला घोट दिया, पर मैं तो घर से दृढ़ निश्चय करके चला था कि उसके सामने मैं टूटूंगा नहीं। देखा अप्पा, आपने कितने यत्न से 2400 साल तक मेरे खून को सींचा, और साला भगवान उसी खून में दिन रात बेईमान ग्वाला बना पानी मिला रहा है। वो हंसा। नहीं बेटा, भगवान के लिए ऐसे अपशब्द मुंह से मत निकालो। मैंने उसके सफ़ेद ललाट को छुआ तो लगा फ्रिज से निकली बर्फ़ की ट्रे छू ली है, एकदम ठंडा, हिम शीतल। कीमोथेरेपी के 2 दिन तो वो चहकता ही रहा। डॉक्टर पसंद थे, ही इज़ रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल। किंतु तीसरे ही दिन से ही वो असह्य यंत्रणा से छटपटाने लगा। सारा दिन वमन कर वो निष्प्राण पड़ा था। अप्पा, इनसे कहो मुझे अब और ना छेड़े, घर ले चलो मुझे। पर एक बार डॉक्टरों के चंगुल में फंस कर क्या अपनी इच्छा अनिच्छा कुछ रह जाती है? 15 दिन की जानलेवा कवायद के बाद ही डॉक्टरों से मुक्ति मिली। अब आप चाहें तो घर ले जा सकते हैं, पर 3 महीने बाद फिर दिखाना होगा। किंतु सैम डॉक्टर और मैं दोनों उसी क्षण समझ गए थे कि 3 महीने उसके जीवन में कभी नहीं आएंगे। मैं उसे घर ले आया। दिन रात उसकी एक ही रट है, उसे ले आओ अप्पा। किसे? अपनी बहू को, तिला को। जाने से पहले एक बार मिलना चाहता हूँ उससे। उसकी अवस्था वैसी है कि वो बिना सहारे को उठ बैठ नहीं सकता। कैसे छोड़ता उसे, और कहाँ ढूंढता उसकी तिला को? फिर उसी ने कहा, अपने मित्र राघवन शास्त्री को छोड़ जाइए मेरे पास। पहले रंगपुर जाइएगा, फिर वहाँ पता न लगे तो स्वर्णपुर जाइएगा, वहीं मेरी ससुराल है। सारा नक्शा बनाकर उसने मुझे थमा दिया था। कहाँ ट्रेन बदलनी होगी, कहाँ से बस मिलेगी, एकदम ठीक बताया था, कहीं कोई चूक नहीं। फिर मैंने वही किया। पहले रंगपुर गया तो पता चला वहाँ कोई नहीं रहता। लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई परलोक का कोई यात्री भटक कर आ गया हूँ। वर्षों पहले एक माधव बाबू रहते अवश्य थे, एक बुजुर्ग ने कहा। अपनी साली के साथ वे अपने इकलौते बेटे की मौत के बाद यहीं रहते थे, पर साली की मृत्यु के बाद उनका दिमाग फिर गया था। उनका एक दिन इसी हवेली में चूहा मार विष खाकर आत्महत्या कर ली। तब से ये बंद पड़ी है। कहते हैं अभी भी नित्य आधी रात को उनका प्रेत यहाँ आकर महफिल जमाता है, खूब नाच गाना होता है। मौशाए, जान जान देखे आशून, जाइए जाइए देख कर आइए। स्वर्णपुर गया तो पता चला तुम्हारे माता पिता दोनों पौंडीचेरी चले गए थे, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तुम्हारे आंगन में अब लड़कियों का एक स्कूल है, वहीं तुम्हारे एक पड़ोसी वृद्ध मिल गए, हरिदास पाल। उनसे शायद तुम्हारा कभी पत्र व्यवहार होता था, उन्हीं से ये पता लिया। आज 10 दिन से छोड़ा है उसे, पता नहीं कैसा है, पर जानता हूँ तुमसे मिले बिना वो जा नहीं सकता। चलोगी ना बेटी?
तुम नहीं गई तो मैं भूखा प्यासा तुम्हारे ही द्वार पर प्राण त्याग दूंगा। अब तू ही बता, मैं कैसे ना आती। बेंगलोर में उनका फार्म हाउस एयरपोर्ट से 40 मील दूर था। टैक्सी लेकर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। लुंगीधारी एक गंजे वृद्ध अधैर्य से बाहर चहलकदमी कर रहे थे। हमें देखते ही लपक कर बढ़ाए, आ गए तुम? मैं घबरा ही गया था। कैसा है विनायक? जैसा तुम छोड़कर गए थे, पत्ता भी खड़कता है तो मुझे बाहर ठेल देता है। देखिए तो जाकर, कहीं आ तो नहीं गए? आओ बेटी, मैं डरती डरती भीतर गई। विनायक बेटा, आंखें खोलो, देखो कौन आया है। मेरा कलेजा बुरी तरह धड़क रहा था। कैसा पागलपन कर बैठी थी मैं? क्यों आ गई थी मैं यहाँ मरने के लिए? एक विराट पर्यक पर बित्ते भर की अस्थि पंजा सी देह, रक्तहीन चेहरे के गहन गर्त में धसी आंखें, अविचल गांभीर्य से भिजे सफ़ेद पपड़ी पड़े होंठ। कौन कहेगा कि ये इंजीनियरिंग पास कर नौकरी भी कर चुका है? 15-16 वर्ष का शाप भ्रष्ट गंधर्व किन्नर ही था क्या वो? मेरे प्रतुल के चेहरे से उस श्यामवर्णी चेहरे का कोई साम्य नहीं था। सहसा उसने आंखें खोली। उन रेशमी पलकों की चिलमन से झांकती उन प्रेमोज्जल पुतलियों को मैंने पहचान लिया। एकदम वही निर्दोष झलक और वैसी ही बाल सुलभ हंसी। मैं जानता था तुम आओगी। थैंक यू अप्पा। अप्रस्तुत होकर मेरे पीछे दोनों मित्र बहाना बनाकर खिसक गए। हम चाय बनाकर लाए, तुम बहुत थकी होगी। मैं सिरहाने धरी कुर्सी पर बैठ गई। तुमने बड़ी देर कर दी। उसका थका टूटा स्वर जैसे मीलों दूर से आ रहा था। मैंने कहा था ना तिला, उन अभागे विदेशियों की भांति मुझे भी अपनी धरनी के में 2 गज ज़मीन नहीं जुटेगा। मैं रंगपुर कभी नहीं लौट पाऊंगा। वही हुआ, कर कंटेप्ले एंड प्रतुल भट्टाचार्य। मैं काम गई। कैसे जान गया था वो? तुम्हें याद है तिला, मेरा एक गाना तुम बार बार सुनाती थी? तौर मनेर मानुष एलो द्वारे, मन जखन जागली नारे। मैं तो कब से तुम्हारा द्वार खटखटा रहा था, पर तुम तो सोती रही। अब आई भी हो तो बहुत देर हो चुकी है। मेरी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। ये मुझे स्वयं पता नहीं लगा। उसी ने अपना दुर्बल हाथ मेरे आंसू पोंछने ऊपर किया तो कलाई पर बंधी उसकी घड़ी सद से कोहनी तक सरक गई। फिर हमारे संक्षिप्त सुखद साहचर्य की एक एक घटना आश्चर्यजनक तत्परता से सुनाता चला गया। मैंने उसके जाने के दिन कौन सी साड़ी पहनी थी, कैसे रंग का शॉल, सब कुछ बताया। वो सहसा हंसने लगा। और ये तिल? उसने मेरे कपोल के तिल को चट से अपनी दुबली हथेली से ढांप दिया। ठीक उसी तरह टेढ़े होंठ कर कहने लगा, ईश्वर ने तुम्हें ये डिठौना दिया है तिला कि कहीं किसी की नज़र न लग जाए। ठीक ऐसे ही तो प्रतुल भी कहकर छिड़ता था। फिर तो वो एक एक घटना सुनाता मुझे स्तब्ध कर गया। आज तक जिस स्मृति मंजूषा की चाबी केवल मेरे पास थी, मैंने कभी मुंह खोलकर किसी से कोई बात नहीं की थी, उसी को बड़ी दक्षता के साथ उसने मेरी सारी निधि मेरे सामने बिखेर दी। मुझे पाकर वो मृत्यु तुल्य यंत्रणा को भी भूल गया था। 2 वृद्धों की आश्चर्यजनक दृष्टि हमें पर्दे की दरार से देख रही थी। उसका भी हमें ध्यान नहीं था। कभी किसी स्मृति का उल्लेख उसे गुदगुदाता और कभी मुझे। कभी हम दोनों एक साथ ठठाकर हंस पड़ते। बड़ी देर बाद खांसते खकाते दोनों मित्र एक साथ कमरे में आए, जैसे अकेले आने का साहस ही ना हो रहा हो। बड़ी रात हो गई बेटी, अब तुम आराम करो। बगल के कमरे में हमने तुम्हारे सोने का प्रबंध कर दिया है। अब हम दोनों इसे देखेंगे। नहीं, उग्र स्वर में उनके बेटे ने उन्हें डपट दिया। कोई नहीं सोएगा यहाँ, तिला ही मेरे पास सोएगी। क्यों, है ना तिला? सहसा दोनों वृद्धों की उपस्थिति मुझे यथार्थ के धरातल पर खींच लाई। मैं शर्म से कट गई। क्या सोचते होंगे दोनों? आप सो जाएं। फिर मैंने ही स्थिति संभाल ली थी। मैं बैठी रहूंगी, मुझे रात जगने की आदत है, मुझे जगने में कोई कष्ट नहीं होगा। दोनों सिर झुकाकर चले गए। बड़ी देर तक फिर वो थक कर चुपचाप पड़ा रहा, किंतु उसने मेरा हाथ एक पल को भी नहीं छोड़ा। कभी मेरे दोनों हाथ छाती पर धर लेता, कभी अधरों पर। तिला, उसने पुकारा। इस बार मुझे उसकी बात सुनने उसके होठों से कान सटाने पड़े। कुछ रिश्ते जन्म जन्मांतर के होते हैं, जानती हो ना? जानती नहीं थी, पर आज जान गई हूँ। विश्वास करती हो ना आप? हाँ। तब आओ मेरे पास सो जाओ तिला। उसने अपनी दुर्बल सीख सी बाहें एक बार फिर उसी तरह शून्य में फैला दी। यहाँ आओ तिला, मेरे पास मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तुम्हें एक बार छाती से लगा लो। इस बार मैंने एक पल का भी विलंब नहीं किया। लज्जा, संकोच, भय, मेरी सब भावनाएं एक साथ मर गई। मैं उसके पार्श्व में लेट गई। द्वार खुला था। दोनों वृद्ध कभी भी उसे देखने आ सकते थे, पर चिंता ही किसे थी। 50 वर्ष की डॉक्टर तिलोत्तमा ठाकुर, जिसके अहम दीप्त सात्विकी व्यक्तित्व से दाढ़ी मूछ वाले शोध छात्र भी थर थर कांपते थे।
वो बेहया बनी एक अनजान मृत्यु पथ के यात्री को छाती से चिपटाए पड़ी थी। मेरा स्वयं कोई पुत्र होता तो शायद उसी की उम्र का होता। मेरे निकट आकर उसने अपना माथा मेरे स्कंद कोटर में छिपा लिया, जैसे बड़ी देर से माँ के अबोध शिशु अधैर्य से लिपटा जा रहा हो। तुम मुझे छोड़कर जाओगी तो नहीं तिला? नहीं। फिर वो मेरा उत्तर सुन आश्वस्त हो टप्प से सो गया। प्रकृति एकदम शांत थी। बीच बीच में झींगू ध्वनि झंकृत हो रही थी, जैसे कोई सिद्ध सितार वादक सितार के तारों पर मिजराब फेर रहा हो। मैं सांस रोक के चुपचाप पड़ी थी, न हिली न डुली, इस भय से कि कहीं वो जग न जाए। फिर वो तड़प कर चीखा, अप्पा अप्पा। जाने में उसे तब भी देर नहीं लगी थी, आज भी नहीं लगी। पलक झपकाते ही वो मेरी छाती पर माथा टिकाए अपनी यंत्रणा से मुक्ति पा गया। क्या करूं? उसके पिता को बुलाऊं? नहीं, पिता पुत्र का विछोह देखने की ना मुझ में शक्ति थी, न साहस। मैंने एक बार उस हिम शीतल ललाट को चूमा और फिर उसी की चादर से उसका मुंह ढांक अपना बैग लिए चोर की भांति निकल गई। घर पहुंची तो मेरा चेहरा देख आनंदी बौरा गई। क्या हो गया था मुझे? कहाँ गई थी मैं? वो इशारों से पूछती ही रही। मैं ऐसी बुत बन गई जैसे कुछ समझ ही ना रही हूँ। उस दिन लगा गूंगी बहरी संगनी जुटाकर विधाता ने मेरा कितना बड़ा उपकार किया था। कई रातों तक मैं फिर सो ना पाई। कायर की भांति क्यों भाग आई थी मैं? उस शोक विहल पिता के प्रति क्या मेरा कोई कर्तव्य नहीं था? पूरे 10 दिनों तक मैं अपनी देहरी पर दिया जलाकर रखाती थी। बहुत पहले मेरी विधवा ताई हमारे साथ रहती थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो बाबा 10 दिनों तक रोज़ दिया जलाकर रखते थे। ऐसा क्यों करते हो बाबा? मैंने पूछा था। इसे पाथे श्राद्ध कहते हैं बेटा। ये प्रदीप मरने वालों को यमद्वार तक प्रकाश देता है। किंतु पाथे प्रदीप जलाकर भी मेरा अपराधी चित्त शांत नहीं हुआ और फिर मैं एक दिन जाकर विनायक के पिता को अपने साथ ले आई। तुम तो मेरी कोई भी नहीं हो बेटी, क्यों साथ ले जाना चाहती हो मुझे? आपकी बहू हूँ मैं, अब आपको मेरे साथ चलना ही होगा। मन उबेगा तो चले आइएगा, आपका फार्म हाउस तो है ही। किंतु वे वहाँ कभी लौट नहीं पाए। मैं जहाँ भी जाती उन्हें अपने साथ खींच ले जाती, उनका परिचय देती, ये मेरे ससुर हैं। अच्छा ही हुआ जो उन्हें यहाँ ले आई। बड़ा दुखद अंत हुआ था उनका। वहाँ होते तो कौन देखता उन्हें? मधुमेह के रोगी थे। पैर की एक सामान्य सी ठोकर गैंग्रीन में परिणत हो गई। पूरी टांग काटनी पड़ी। मैंने उनकी प्राण मन से सेवा की, पर जहर पूरे शरीर में फैल गया था। जाने से पहले वाणी चली गई थी, पर मेरे दोनों हाथ पकड़ आंखों में जो आशीर्वाद मुझे दे गए, वही मुझे कृतकृत्य कर गया। मृत्यु से पहले एक दिन जिद कर कचहरी जाकर अपना विल बनवा गए थे। अपनी पूरी संपत्ति, अपना फार्म हाउस, पत्नी के गहने, सब कुछ मेरे नाम कर गए थे। इतने बड़े ऋण का बोझ मैं वहन नहीं कर सकती थी, पर उनसे कुछ कहती तो उन्हें दुख होता। अभी से जाकर उनके फार्म हाउस की चाबी उनके विपत्ति के सखा राघवन शास्त्री को सौंप आई हूँ। अब आप ही रहेंगे वहाँ। मैंने वो फार्म हाउस आपके नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। उनके शेयर, बैंक की संपत्ति, यूनिट, सबका ट्रस्ट बना उसी हॉस्पिटल को दे दिया जिस कुटिल रोग ने उनके इकलौते पुत्र के प्राण लिए थे। शायद उनका वैभव किसी ऐसे ही अभागे योगी की यंत्रणा कुछ कम कर सके। उसी ट्रस्ट की कुछ औपचारिकता पूरी करने आई हूँ, कल लौट जाऊँगी। तभी एयर होस्टेस का तीखा स्वर हमें तटस्थ कर गया। हमारा विमान कुछ ही पलों में बम्बई उतरने वाला है। कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले और धूम्रपान न करें। हम दोनों एक साथ ही खड़ी हुई, एक साथ ही उतरी। मैं अपना बैगेज लेने मुड़ी, यही सोचती रही कि वो तो पीछे पीछे आ ही रही है, किंतु मैं तो भूल ही गई थी कि वो सर्वस्व त्यागनी तो फालतू बैगेज से मुक्ति पाने ही यहाँ उतरी है। कंधे पर एक एयर बैग लटकाए आई थी, वैसे ही चली गई। ये भी कैसी विडंबना थी कि ना वो पूछ पाई मैं बम्बई में कहाँ रहती हूँ, ना मैंने ही पूछा कि किस शहर के किस फ्लैट की देहरी पर तूने पाथेर प्रदीप जलाया तिला। किंतु इतना जानती हूँ कि किसी भी शहर की किसी भी द्वार की देहरी पर उसने वो दिया जलाया हो, उसकी निष्कंप लौ पिता पुत्र दोनों के मृत्यु पथ को अनंत काल तक आलोकित करती रहेगी। नमस्कार। तो ये थी आज की कहानी, पाथेर का दूसरा भाग और अंतिम भाग। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।